स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं और इसमें दो पार्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं आपको और ये थर्ड पार्ट आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि चार्ज के बारे में हम बात कर रहे थे कि चार्ज कंडीशन ऑफ चार्ज के बारे में भी देखा हमने, और सेकेंड पार्ट में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में बात किया, उसके बारे में डिफरेंट पॉइंट्स को हमने बताया, समझा। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस थ्योरी या पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन जब तक आप नहीं करते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जो है बिल्कुल कंफर्म नहीं होती है, या उसके ऊपर प्रैक्टिस करने से आप और अच्छी कंडीशन में रहोगे, बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक दे रखा है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखा है, बेसिकली ये चार्ज बेसिकली ये क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम्स फोर्स इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन दे रखा है। उनका ये बोलना है कि भाई देखिए बेसिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन से अगर देखोगे तो मैं इस क्वेश्चन में हिंट देता हूँ, बहुत आसानी से आप कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो लेकिन वो भी कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे बोला है। तो ये एक चार्ज है और ये यहाँ पे बेसिकली अगर फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तो एक कंपेयर किया जा रहा है किसके अंदर, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। अब आप देखिए चार्ज जो होगा वो चार्ज कभी भी जब भी कोई चार्ज कहीं एग्जिस्ट करता है तो किसी न किसी मास के ऊपर एग्जिस्ट करता है, किसी मास के ऊपर ही चार्ज रहता है। ओके, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। आई बात समझ में, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई चार्ज है तो इसका कुछ मास होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा मैं बोलता हूँ कि एम इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए ये याद रखिएगा कि कभी भी चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसमें चार्ज नहीं हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज अगर होंगे तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अगर उसके ऊपर चार्ज होना है तो उस मास होना जरूरी है। सबसे पहले मास होगा तभी उसी के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हाँ, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट में मास हो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो ही। तो यहाँ पे इसका मास है me और इसका मास है mp। अब आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, और इनके बीच में तो ये बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, इनके बीच में फोर्स निकाल लेंगे, आप फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स जो होगा वो यानी कि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो होगा इनके बीच में सेपरेशन आ रहे हैं। ओके, तो m इलेक्ट्रॉन mp ये चीज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कर सकते हो आप। फोर्स, तो फोर्स आप निकालोगे तो फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g इनका मास me इंटू mp और अपॉन r स्क्वायर ये होगा। और इसके बीच का जो दूसरा फोर्स कौन सा, तो कूलॉम्स फोर्स, तो कूलॉम्स फोर्स की क्या है 1/4πε0 इसकी वैल्यू होगी। और ये इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है तो e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, इनको डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू को r स्क्वायर कट जाएगा और इसकी वैल्यू डाल सकते हो, इसकी वैल्यू डाल सकते हो, उससे आपको यहाँ पे आसानी से निकल के आ जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है दिया गया, देखिए कि ये क्वेश्चन है इस तरह का है कि बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे बोल सकते हो कि प्रैक्टिकली इसको समझाने के लिए आपको ऐसा दिया गया है। तो बेसिकली देखिए ये एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है, इसमें भी चार्ज है और उसमें भी चार्ज है, दोनों पे कितना चार्ज है या दोनों पे इक्वल चार्ज ऐसा नहीं बोला गया है, बस ये बोला कि इसमें कुछ चार्ज है इसमें भी कुछ चार्ज है। और इसके बीच का सेपरेशन है कुछ दे रखा है इन्होंने कि 10 ये, तो इसके बीच का सेपरेशन स्मॉल r मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है कि इसको हमने ऐसा बोला गया कि इसको किसी न्यूट्रल स्फीयर से टच कराया गया, न्यूट्रल स्फीयर से टच किया, और इसको भी किसी दूसरे न्यूट्रल यानी कि कोई स्फीयर से टच कराया गया। ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है,
तो क्या होगा, सिमेट्री देखिए, जो साइज इसका है वही साइज इसका है, सेप है, दोनों का सेम है, दोनों का सेप सेम है। तो सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए या सिमेट्री की वजह से चार्ज जो होगा वो दो चार्जेस जो होंगे इक्वल डोर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यू है और क्यू डैश मैंने अपनी तरफ से मान लिया, दोनों जो है आधे आधे इसमें डिवाइड हो जाएंगे, क्यू बाई टू, यहाँ पे क्यू डैश बाई टू और क्यू डैश बाई टू, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे क्या किया गया कि इसके बाद ये दोनों को, ये कौन सा ए और बी, इन दोनों को लाया गया, थोड़ा नज़दीक लेके आया गया, पहले जितना दूरी है उससे थोड़ा कम दूरी यानी आधी दूरी पे लेके आया गया। मतलब इसमें अगर हम बोले, थोड़ा सा मैं आपको इसका साइज छोटा करके दिखाऊं जिससे कि दोनों फिगर आ जाए आपके सामने। ये दोनों, हाँ ठीक है, अब हम इसको कर पाएंगे, यानी कि एक बार आप देख पाओगे। तो इसके बीच में चार्ज है क्यू, ये क्यू डैश, और इसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच में फोर्स जो होगा वो फोर्स, कूलॉम फोर्स के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा। अब ये आप रखेंगे तो ये क्या है, क्यू बाई टू और ये क्यू डैश बाई टू, ये आर, ये डिस्टेंस कितना है आर बाई टू। तो इनके बीच में जो ये फोर्स होगा एफ डैश, ओके क्यू बाई टू और साथ में क्यू डैश बाई टू, ये होगा डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस आर बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, अगर आप इनको देखेंगे, इसको सही सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर, ये इतने के बराबर ही आ रहा है, के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, जो कि ये और ये दो बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब कि एफ इक्वल टू एफ डैश के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आते हैं इस तरह से, ये वाला क्वेश्चन ये जैसे दे रखा है इन्होंने, कैसे इनको सॉल्व करना है। बेसिकली क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना क्या है इसमें। क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो कूलॉम्स फोर्स है वो कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये जो फोर्स ये लगता है, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। लाइन, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए बी सी, ऐसा क्वेश्चन कंसीडर करिए। तीन चार्जेस हैं इक्वल, सबका चार्ज, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। क्यू एक चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज है जो रखा कहाँ गया है, सेंट्रॉइड पे रखा गया है। ओके, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो होपफुली आपको सेंट्रॉइड पता होगा। सेंट्रॉइड क्या होते हैं, तो देखिए जो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है ना, ये मिड पॉइंट को इससे मिलाने वाली लाइन, ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड का मतलब कि अगर ये डिस्टेंस L है तो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, L/2 है। ये जो डिस्टेंस है ये भी L/2 है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला भी L/2 है, ये वाला भी L/2 है। ठीक है, और ये जो है ये L/2 ये भी है। राइट, समझ में बात, ये भी आपका L/2 है क्योंकि सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है तो आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर फोर्स देखें तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, और ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके, और ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा, यानी कि इसकी वजह से इसको फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द व्हाट, अवे फ्रॉम दिस, तो इस लाइन के अलोंग लगेगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगी। कौन सा डिस्टेंस भाई, तो ये डिस्टेंस जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये तीनों सेम होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ये बताइए इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैं किसी एक को ले लेता हूँ, F1 ले लेता हूँ। तो इनके बीच में जो फोर्स आया ना, तो F1 की वैल्यू जो आएगी, ओके क्यू, कैपिटल क्यू बाई आर, ये आर स्क्वायर, इसको स्मॉल आर ले लेता हूँ, इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर। तो F2 उसी तरह से F2 ले लेंगे तो के क्यू कैपिटल क्यू आर स्क्वायर। F3 जो आएगा वो के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब कि ये आपका ये एंगल, अब अगर मैं डायग्राम अलग से बना दूं तो यहाँ पे क्या होगा,
ये इस तरह से F1 है, यहाँ से आपका F2 है और ये F3 है, ठीक है। तो ये एंगल अगर आप देखोगे तो अगर आप वैसे तो बाइसिमेट्री मैं बोल सकता हूँ कि ये 0 है, नेट जो है नेट वैल्यू वो 0 है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो करके दिखाओ मुझे, तो कर लो। यहाँ पे ये 120 और ये भी 120 और ये मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, इन दोनों का कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। तो कंपोनेंट जो निकाल रहा हूँ यानी कि इसका कंपोनेंट आएगा ये 60 और ये भी 60, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये आएगा F2 cos 60 डिग्री और इसकी वजह से भी कंपोनेंट इधर ही आएगा, तो दो ये कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, प्लस F3 cos 60 डिग्री आएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 यानी कि, और F2 F3 की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो F के बराबर आएगी। मतलब क्या है, तो एक तो ये फोर्स F के बराबर है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट इधर की तरफ गया वो F के बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला बोलोगे सर ये वाला कंपोनेंट का क्या करें, तो इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से, इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट 0 इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्योंकि ऑपोजिट में है तो ये भी 0 हो गया, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो कितना होगा 0, राइट। ये चीज़ होपफुली तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब सारा करके आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, देखिए क्वेश्चन आप करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, बहुत ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, कर सकते हो आप, ओके। तो अब बात करते हैं, कंसीडर द चार्जेस Q और साथ में माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज के ऊपर फोर्स आपको चाहिए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड सबकी सेम होगी, आपको पता है, आपके लिए आसानी है, यहाँ पे आसानी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया तो आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बच गया, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर दिया आपका। नहीं तो अगर लेंथ अलग अलग होती तो फिर थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलिए और आसानी से कर सकते हो। चलते हैं बात करते हैं किसकी, तो हमें चाहिए व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हमें हर चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी है। इसके ऊपर आप देखिए इस पोलैरिटी ध्यान रखिएगा, ये Q है, ये Q है और ये माइनस Q है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा ये, और ये प्लस प्लस है तो ये रिपेल करेगा, ओके। तो ये इसके ऊपर, ये माइनस और ये प्लस है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ओके। और दो फोर्सेस का दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट चाहिए आपको पता है ये 60 डिग्री होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बात करते हैं कि ये 60 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये वाला 120 होगा, ये 120 होगा, ये 120 कैसे पता, तो ये पूरा यहाँ से ये लाइन है सिंपल लाइन, तो ये 180 होगा, 180 में 60 हट गया तो 120 बच गया, ठीक है ना, 120 बच गया, राइट, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब आप देखिए दो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों फोर्सेस सेम आएंगे, सेम मैग्नीट्यूड के आएंगे, क्यों, क्योंकि चार्जेस जो है ना, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब ये निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एक 120 डिग्री का एंगल है, यानी कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, F12 F13 और ये कितना है 120 डिग्री, और रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ये F कितना है, तो दिस इज पता है ना वेक्टर कैसे निकालते हो, तो F1 यानी कि F1 ये वाला F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos, इनके बीच में एंगल कितना है cos 120 डिग्री, ये आएगा नेट इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर तरीके से आप इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो, ओके। आप बस ध्यान रखना, आप बोलोगे सर कहीं पे डायरेक्शन तो बाहर जा रहा है, कहीं पे डायरेक्शन तो यहाँ पे अंदर आ रहा है, कैसे कर रहे हो आप, ये बस इतना ही ध्यान रखो कि सिमिलर चार्ज अपोज करते हैं
एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर चार्ज अपोज करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना इधर आ रहा है। ठीक है, समझ में बात। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस ये रिपेल करेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल अट्रैक्ट, इनके बीच में एंगल ये आएगा। समझेगा। तो यहाँ से आसानी से कर, जैसे मैंने ये किया उसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी है। क्या है दूसरा तरीका? तो दूसरा तरीका ये है कि भाई इसके कंपोनेंट निकाल लो। जैसे इसी में दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, या इसी में दूसरा तरीका कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि ये वाला दो वेक्टर निकालना है और उनके बीच का एंगल पता है और ये फॉर्मूला लगा दिया और निकाला है। दूसरा तरीका क्या है, तो कंपोनेंट करके कर सकते हो। कंपोनेंट क्या होंगे भाई, तो देखिए ये इसके कंपोनेंट इसी की बात करता हूँ मैं, तो इसका मैं देखिए इसका कर लेते हैं बात। तो कंपोनेंट क्या है, तो ये जो वेक्टर है इसके वेक्टर के दो कंपोनेंट किए आपने, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, और इस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट किए, इसके दो कंपोनेंट किए, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा, राइट। तो ये और ये जो होंगे मतलब कौन से, ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो है ना ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। एक ये क्या होंगे, ऐड ऑफ हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका एक कंपोनेंट इधर गया, एक इधर है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर गया और एक इधर गया, तो ये और ये कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, ये एक तरीका भी सही है, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, बट ये लेकिन रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये f3 cos, इसका कंपोनेंट आप देख लीजिए, ये वाला 60 है ना, तो ये वाला भी 60 होगा, ये वाला 60 होगा। तो f3 cos 60, ये आप यहाँ पे नहीं फोर्स है ना, तो इसका कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वाला, ये इसका ये कंपोनेंट, ये वाला भी 60 है, तो cos 60, और ये प्लस इसका ये इसको आपने क्या लिखा, तो ये f3 1 लिख दीजिए, और प्लस f3 2 cos 60, ये इधर ऐड ऑन हो जाएंगे और बाकी। ओके, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। ओके, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, और भी कोई क्वेश्चन आप आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी इनको अप्लाई करने में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यहाँ तक आप कर लीजिए, और कोई भी पहले का अगर रिवीजन कर रहा हो तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए और बाकी लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।